वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का ABS एग्री स्टडी पॉइंट चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा एग्रोनॉमी की डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। सबसे पहले पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफाइंग द क्रॉप प्लांट्स, मतलब क्रॉप प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के क्या महत्व है। पहला है टू गेट एक्वेंटेड विथ क्रॉप्स। क्रॉप से एक्वेंटेड मीन्स परिचित होना है, यानी क्रॉप्स का परिचय प्राप्त करना कि कौन सी क्रॉप किस प्रकार के मौसम में उगती है, किस सीजन की क्रॉप है, कौन सी केस क्रॉप है या सीरियल क्रॉप से, ये सब कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन जानना जरूरी है। दूसरा, टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ सॉइल एंड वाटर डिफरेंट क्रॉप्स। डिफरेंट अलग अलग क्रॉप्स के लिए सॉइल और वाटर की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, ये सब कुछ हमें क्लासिफिकेशन के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। टू नो एडेप्टेबिलिटी ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स की अनुकूलता जानने के लिए, मतलब किस मौसम के लिए कौन सी क्रॉप अनुकूल है। चौथा, टू नो द ग्रोइंग हैबिट ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स की ग्रोइंग हैबिट जानने के लिए। टू अंडरस्टैंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। अलग अलग क्रॉप्स की क्या क्या क्लाइमेट रिक्वायरमेंट होती हैं। टू नो द इकोनॉमिक प्रोड्यूस ऑफ द क्रॉप प्लांट एंड इट्स यूज। किसी भी क्रॉप का कौन सा प्रोडक्ट इकोनॉमिकली बेनिफिट देता है और इसके क्या क्या प्रयोग हैं, ये सब जानने के लिए। टू नो द ग्रोइंग सीजन ऑफ द क्रॉप, किसी भी क्रॉप का ग्रोइंग सीजन जानने के लिए। ओवरऑल टू नो द एक्चुअल कंडीशन रिक्वायर्ड टू द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट। देखिए सब कुछ मिला के मतलब टोटल है कि किसी भी प्लांट की ये कौन सी कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए, ये सब जानने के लिए हमें उसका क्लासिफिकेशन जानना जरूरी होता है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन के आधार पर किसी फसल का वर्गीकरण। एक पहला है खरीफ या रेनी या मानसून सीजन। देखिए सीजन हमारे तीन प्रकार की फसलों के तीन सीजन में उगाई जाती है, खरीफ, रबी और जायद। तो सबसे पहला है खरीफ, या इसको हम रेनी सीजन या मानसून सीजन भी कह सकते हैं। द क्रॉप्स ग्रोन इन मानसून मंथ फ्रॉम जून टू अक्टूबर नवंबर। वे फसलें जो बारिश के सीजन में उगाई जाती हैं जून से अक्टूबर नवंबर तक, मतलब जिनकी बुआई जून के महीने में की जाती है और कटाई अक्टूबर नवंबर के मंथ में की जाती है। रिक्वायर वार्म वेट वेदर एट मेजर पीरियड ऑफ क्रॉप ग्रोथ। इन फसलों को जो है गर्म वातावरण चाहिए पड़ता है ग्रोथ के समय। आल्सो रिक्वायर्ड शॉर्ट डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग, और फ्लावरिंग के समय इन्हें शॉर्ट डे चाहिए, शॉर्ट मतलब कम धूप की आवश्यकता होती है। यहाँ पे कौन कौन सी फसलें हैं, कॉटन, राइस, ज्वार, बाजरा। ये जो खरीफ की फसलें हैं कॉटन, राइस, ज्वार और बाजरा। अब दूसरा है रबी सीजन, या इसको विंटर सीजन या कोल्ड सीजन क्रॉप भी कहते हैं। रिक्वायर विंटर सीजन टू ग्रो वेल फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च मंथ। इनके लिए ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है और ये अक्टूबर से मार्च महीने के बीच में अच्छी तरह उगाई जा सकती हैं। क्रॉप्स ग्रो वेल एंड कोल्ड एंड ड्राई वेदर। ये फसलें अपनी बढ़ोतरी ठंडे और शुष्क वातावरण में अच्छी बढ़ोतरी करती हैं। रिक्वायर लॉन्गर डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग, और इन्हें फ्लावरिंग के समय लंबे दिनों की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल वीट, ग्राम, सनफ्लावर, ETC। गेहूँ, चना, सूरजमुखी आदि इसके उदाहरण है रबी सीजन क्रॉप के। तीसरा है समर या जायद क्रॉप। क्रॉप्स ग्रोन इन समर मंथ फ्रॉम मार्च टू जून। वे फसलें जो गर्मी के मौसम में उगाई जाती हैं मार्च से जून के बीच। रिक्वायर वार्म डे वेदर फॉर मेजर ग्रोथ पीरियड। ये गर्म मौसम की आवश्यकता होती है ग्रोथ के समय। एंड लॉन्गर डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग, और फ्लावरिंग के समय लंबे दिनों की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल ग्राउंड नट्स, वाटरमेलन, पम्पकिन, गार्ड्स।
देखिए इसके ये उदाहरण है मूंगफली, तरबूज, कद्दू और गार्ड्स कुल की में जो भी फसलें आती हैं, यानी हमारा तोरई हुई, ये लौकी हुआ, ये सब फसलें गार्ड्स में आती हैं, गार्ड्स कुल में होता है। देखिए यूज एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन, देखिए यूज के आधार पर या एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया जाता है। पहला है ग्रेन्स क्रॉप, यानी अनाज वाली फसलें, मे बी सीरियल्स एंड मिलेट्स, इसके अंतर्गत आती हैं जो अनाज वाली या मोटे अनाज वाली फसलें आती हैं। सीरियल्स आर द कल्टिवेटेड ग्रासेस ग्रोन फ्रॉम फॉर देयर एडिबल स्टार्ची ग्रेन। देखिए सीरियल्स क्या होते हैं, सीरियल्स घास कुल के बे पौधे होते हैं जिन्हें उनके खाने योग्य जो अनाज प्राप्त होती है उसके लिए उगाया जाता है, क्योंकि इनसे जो खाने योग्य बीज प्राप्त होते हैं, अनाज प्राप्त होता है, उसके लिए घास कुल के जिन पौधों को उगाया जाता है वो सब सीरियल्स के अंतर्गत आते हैं। द लार्जर ग्रेन यूज्ड एज स्टेपल फूड एज सीरियल्स। देखिए विश्व में जो सबसे ज़्यादा खाने के लिए मतलब एडिबल फूड होता है वो किस कुल के होगा, जिस सीरियल्स कुल के अंतर्गत आते हैं, जैसे वीट, राइस, ये सब ग्रेन जो है ये सीरियल्स में आते हैं और विश्व में सबसे ज़्यादा यही उगाए जाते हैं। एग्जाम्पल राइस, ज्वार, वीट, मेज, बार्ले ये सब जो है सीरियल्स में आते हैं। एंड मिलेट्स आर द स्मॉल ग्रेन सीरियल्स, और मिलेट्स जो है मोटे अनाज जो होते हैं ये छोटे बीज वाले सीरियल्स ही होते हैं। विच आर ऑफ माइनर इम्पोर्टेंस एज फूड, जो कि भोजन के रूप में कम प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल बाजरा जो है मिलेट्स में मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है। दूसरा है पल्सेस या लेग्यूम क्रॉप्स, दलहनी वाली फसलें, यानी दाल वाली फसल भी कहते हैं। सीड्स ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप्स प्लांट यूज्ड एज फूड, जो लेग्यूमिनस प्लांट दलहनी पौधे के बीज जो हैं भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ऑन स्प्लिटिंग दे प्रोड्यूस दाल विच इज रिच इन प्रोटीन। देखिए जब इनके बीज को दो भागों में बांट दिया जाता है तो ये दाल बन जाते हैं जो कि प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं। एग्जाम्पल ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, सोयाबीन, पी, काउपी, ईटीसी। यानी देखिए ग्रीन ग्राम मूंग, उर्द, सोयाबीन, मटर या लोबिया, ये सब जो है लेग्यूमिनस क्रॉप में आते हैं, दलहनी फसलों में आते हैं। ऑयल सीड्स क्रॉप, तिलहन वाली फसलें या तेल वाली फसलें या तिलहन फसलें। क्रॉप सीड्स आर रिच इन फैटी एसिड्स आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट वेजिटेबल ऑयल। देखिए इसके अंदर कौन सी फसलें आती हैं जिनमें फैटी एसिड यानी कि जो कि वसी अम्ल होते हैं, वसा वाले अम्ल होते हैं, फैटी एसिड की मात्रा जिन फसलों में ज़्यादा पाई जाती है वो सभी फसलें इसमें ऑयल सीड क्रॉप्स में आती हैं। आर यूज टू एक्सट्रैक्ट वेजिटेबल ऑयल टू मीट वेरियस रिक्वायरमेंट। इनसे क्या है वनस्पति तेल प्राप्त किया जाता है इनके बीजों से, जो कि कई तरीके अलग अलग रूप से प्रयोग में लाया जाता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सीसमम, लिनसीड। देखिए मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी, तिल और अरंडी, ये सब फसलें जो आती हैं ये ऑयल सीड क्रॉप्स में आती हैं। चौथा फॉरेज क्रॉप्स यानी चारे वाली फसलें। इट रेफर्स टू वेजिटेटिव मैटर फ्रेश और प्रिजर्व्ड यूटिलाइज्ड एज फूड फॉर एनिमल। इसके अंतर्गत जो फसलें आती हैं उनका प्रयोग फ्रेश या प्रिजर्व्ड रूप में पशुओं के भोजन के रूप में किया जाता है। या तो इन्हें ताज़ा दिया जाता है फ्रेश रूप में हरे चारे के रूप में किया जाता है, या ऐसे सुखाकर हे या भूसा या साइलेज के रूप में प्रिजर्व करके ऐसे एनिमल के फूड के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्रॉप कल्टीवेटेड एंड यूज्ड फॉर फोडर, हे और साइलेज। देखिए इनका कल्टीवेट करने पर ऐसे जानवरों को हरे चारे के रूप में या हे या साइलेज के रूप में संरक्षित करके जानवरों को चारे के रूप में दिया जाता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसमें, सोरघम, एलिफेंट ग्रास, गिनी ग्रास, बरसीम एंड अदर पल्सेस, बाजरा, ईटीसी। ये सब जो है ये चारे वाली फसलों के बीच में के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी फॉरेज क्रॉप्स में आते हैं। पांचवा है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स मतलब रेशे वाली फसलें।
क्रॉप फॉर फाइबर ईल्ड, ग्रोन फॉर फाइबर ईल्ड, मतलब ये फाइबर वाली क्रॉप्स हैं, ये किसके लिए, ये रेशे वाली फसलों के लिए उगाई जाती हैं। फाइबर में भी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड, और इनके फाइबर जो है सीड से प्राप्त किया जाता है। इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, कॉटन, जूट और मेस्टा। अब छठवां है रूट्स क्रॉप। रूट्स आर द इकोनॉमिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन रूट क्रॉप्स। रूट क्रॉप्स में जो है इनकी जड़ जो है ये मुख्य रूप से इसका उत्पाद होता है, यानी इकोनॉमिक प्रोडक्ट कौन होता है इसका, रूट क्रॉप्स का, रूट होती है, जड़ होती है। इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, स्वीट पोटैटो, शुगर बीट, कैरेट, टर्निप। देखिए इसमें जो है शकरकंद, चुकंदर, गाजर और शलजम, ये जो कौन से ये हैं रूट क्रॉप्स के उदाहरण हैं। रूट क्रॉप्स में क्या होता है, इसके जो है जड़ होती है, एक इसका इकोनॉमिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है। अब सातवां है ट्यूबर क्रॉप्स, यानी ये तने वाली फसलें। क्रॉप्स हुज एडिबल पोर्शन इज नॉट अ रूट बट अ शॉर्ट थिंक्ड अंडरग्राउंड स्टेम। इसमें क्या होता है ट्यूबर क्रॉप्स में, इसका जो है एडिबल पोर्शन ये रूट ना होकर इसका भूमिगत तना होता है। जो भूमि के अंदर भूमिगत तना पाया जाता है, इसका एक एडिबल पार्ट होता है ट्यूबर क्रॉप्स का। पोटैटो और एलिफेंट याम इसकी एग्जाम्पल, यानी आलू और एलिफेंट याम मतलब सूरन। सूरन और आलू ये ट्यूबर क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। ट्यूबर क्रॉप्स में एडिबल पार्ट भूमिगत तना होता है। शुगर क्रॉप्स, द टू इम्पोर्टेंट क्रॉप्स आर शुगर केन एंड शुगर बीट कल्टिवेटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फॉर शुगर। देखिए इसमें शुगर क्रॉप्स में जो है ये मुख्यतः दो शुगर, गन्ना और चुकंदर, ये दोनों शुगर क्रॉप्स की दो मुख्य फसलें हैं। इनका प्रयोग शक्कर के उत्पादन में किया जाता है। 9 स्टार्च क्रॉप, ग्रोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्रॉप में कौन सी फसल आती है जिनका स्टार्च प्रोडक्शन में के रूप में प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल टेपियोका, पोटैटो, स्वीट पोटैटो। देखिए इसमें ये टेपियोका, आलू और शकरकंद आते हैं। इसमें देखिए टेपियोका, जिससे आप लोगों ने साबूदाना सुना होगा, टेपियोका से जो स्टार्च प्राप्त किया जाता है इसका प्रयोग साबूदाना बनाने में किया जाता है। टेपियोका एक प्लांट होता है। 10वां ड्रग क्रॉप्स, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन फॉर मेडिसिन्स। देखिए ड्रग क्रॉप्स का होता है, इसका प्रयोग मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है। एग्जाम्पल टोबैको, मिंट, पायरेथ्रम। देखिए इसमें टोबैको आता है, मिंट एंड पुदीना आता है और पायरेथ्रम, ये सब जो है ड्रग क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। 11वां स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। स्पाइसेस क्रॉप, देखिए यह मसाले वाली फसलें हैं। क्रॉप्स प्लांट एज देयर प्रोडक्ट्स आर यूज टू फ्लेवर, टेस्ट एंड समटाइम्स कलर द फ्रेश प्रिजर्व्ड फूड। देखिए इसमें क्रॉप्स इनमें कौन सी मसाले वाली फसलें होती हैं जिनका प्रयोग ताजे या संरक्षित रूप में भोजन का स्वाद बनाने में या भोजन को एक अच्छा रंग देने के लिए प्रयोग किया जाता है। वो सभी फसलें जो है मसाले वाली फसलों के अंतर्गत आती हैं। इनका ताजे रूप में भी प्रयोग किया जाता है भोजन का स्वाद बनाने में, और संरक्षित करके मतलब कि इन्हें संरक्षित करने के बाद भी इनका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल जिंजर, गार्लिक, चिली, क्यूमिन, ओनियन, कोरिएंडर, कार्डेमम, पेपर, टर्मरिक, etc। देखिए इसके अंदर कौन कौन सी फसलें आती हैं, अदरक, लहसुन, मिर्ची, जीरा, धनिया, इलायची, काली मिर्च, हल्दी, ये सभी फसलें जो है इसमें आती हैं, इस पर मसाले वाली फसलों में आती हैं। वेजिटेबल क्रॉप्स, ये सब्जी वाली फसलें, मे बी लीफी एज एंड फ्रूटी वेजिटेबल। देखिए इसके अंतर्गत जो फसलें आती हैं वो पत्ते वाली भी हो सकती हैं और फल वाली भी हो सकती हैं। इसमें कौन एग्जाम्पल हैं इसके, पालक, मेंथा, ब्रिंजल, टोमेटो। पालक, पुदीना, बैगन, टमाटर, ये सभी वेजिटेबल क्रॉप्स के उदाहरण हैं। ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स, ग्रोन एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू सॉइल टू इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स में आती हैं हरी खाद वाली फसलें। ये फसलें जो है भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए उगाई जाती हैं और इन्हें बाद में भूमि में दबा जुताई करके दबा दिया जाता है, जिससे भूमि में सड़ के हरी खाद का काम करती हैं। इससे जो है भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इसमें कौन सी फसल आती है, सनहेम यानी सनई जो है ग्रीन फोडर क्रॉप से, मतलब ग्रीन मैन्योर क्रॉप से, इसके आप
क्वेश्चन बनता है कि हरी खाद वाली फसल कौन सी है? सनहेम्प यानी सनई। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स, देखिए इसमें मेडिसिनल और एरोमेटिक क्रॉप्स में कौन सी आती हैं? ये औषधीय फसलें हैं और सौंदर्यता बढ़ाने वाली भी, सौंदर्य प्रसाधन बढ़ाने वाली फसलें होती हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आती हैं। मेडिसिनल प्लांट्स इंक्लूड्स, देखिए मेडिसिनल प्लांट में कौन कौन सी फसलें आती हैं? सेनकोना, ईसाबगोल, ओपिमम, पोपी, सेना, बेलाडोना, रोवोल्फरा, लेक्रोरिक, ये सभी फसलें आती हैं मेडिसिनल क्रॉप्स में। इसमें कौन सी आती हैं? मतलब सेनकोना आता है, ईसाबगोल आता है, अफीम, सेना, सर्पगंधा, मुलेठी, ये सभी फसलें जो है आती हैं जो मेडिसिनल क्रॉप्स में आती हैं। मतलब मेडिसिनल क्रॉप्स में हमारा सेनकोना आता है, ईसाबगोल आता है, अफीम आता है, मुलेठी आता है, सर्पगंधा, ये सभी जो है मेडिसिनल क्रॉप्स के उदाहरण हैं। एंड एरोमेटिक प्लांट्स, मतलब जो जिन फसलों का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किया जाता है उसमें कौन कौन सी आती हैं? एरोमेटिक प्लांट्स सच एज लेमन ग्रास, सिट्रोनेला ग्रास, पाल्म रोजा, जापानीज मिंट, पेपरमेंट, रोज जर्नेशियम, जैस्मीन, हेना, ये सभी फसलें जो है आती हैं ये एरोमेटिक प्लांट्स यानी सौंदर्य प्रसाधन के रूप में आती हैं। इसमें देखिए नींबू घास आती है, सिट्रोनेला ग्रास, पाल्म रोजा, जापानीज मिंट, पेपरमेंट, रोज जर्नेशियम। इसका देखिए रोज जर्नेशियम तो इसका जो है तेल ये गुलाब जैसी खुशबू देता है। जैस्मीन यानी चमेली, हेना का प्रयोग जो है मेहंदी बनाने के लिए रूप में किया जाता है। ऐसा ही फसलें आती हैं एरोमेटिक प्लांट्स में। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ क्रॉप्स, ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स, देखिए अब होता है क्लासिफिकेशन जो है लाइफ जीवन चक्र के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। पहला है सीजनल क्रॉप्स, अ क्रॉप कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन वन सीजन, वे फसलें जो अपना जीवन चक्र एक मौसम में कंप्लीट कर लेती हैं, वे सभी फसलें सीजनल क्रॉप्स में आती हैं। तो सीजन में खरीफ, रबी या समर कोई से भी एक सीजन में जो अपना जीवन चक्र कंप्लीट कर लेती हैं, इसमें आती हैं राइस, ज्वार और वीट। दूसरा टू सीजनल क्रॉप्स, क्रॉप्स कंप्लीट इट्स लाइफ इन टू सीजन, तो ये फसलें जो है अपना जीवन चक्र दो मौसम में कंप्लीट कर लेती हैं। इसमें कौन सी आती हैं? कॉटन, टर्मरिक और जिंजर, ये होती हैं टू सीजनल क्रॉप्स। तीसरा है एनुअल क्रॉप्स, क्रॉप्स रिक्वायर वन फुल ईयर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, वे फसलें जो एक पूरा वर्ष लेती हैं अपना जीवन चक्र पूरा करने में। इसमें कौन सी फसल आती है? शुगर केन। चौथा बायनियर क्रॉप्स, मतलब ये 2 वर्षीय फसलें, विच क्रॉप्स इन 1 ईयर एंड विच ग्रोथ इन 1 ईयर एंड फ्लोवर फ्रूटिफाइज एंड परसिस्ट द नेक्स्ट ईयर। देखिए इसमें अभी फसलें आती हैं जो पहले वर्ष तो अपनी बढ़वार करती हैं, मतलब अपना ग्रोथ करती हैं, दूसरे वर्ष फूल या फल देती हैं, मतलब जो है अपना ग्रोथ पहली साल में ग्रोथ करती हैं दूसरे साल में प्रोडक्ट देती हैं, वो सब फसलें आती हैं द्विवर्षीय फसलें यानी बायनियल क्रॉप्स में। ये इसके उदाहरण है बनाना और पपाया। पेरिनियल क्रॉप्स यानी बहुवर्षीय फसलें, क्रॉप्स लिव फॉर सेवरल ईयर्स, एक क्रॉप्स जो है एक कई वर्षों तक जीवित रहती हैं। एग्जाम्पल फ्रूट क्रॉप्स, फल वाली फसलें, मैंगो, गुआवा, ये सभी यानी जितनी फल वाली फसलें हैं इस पेरिनियल क्रॉप्स यानी बहुवर्षीय फसलों में आती हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रूट सिस्टम, देखिए जड़ों के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है टेप रूट सिस्टम, द मेन रूट गोज डीप इनटू द सोइल, ये टेप रूट सिस्टम में कौन सी है? मतलब वे फसलें जिनकी जड़ भूमि में गहराई तक जाती है। एग्जाम्पल तोर, ग्रेप, कॉटन, ईटीसी, ये सब हैं टेप रूट यानी जिन पौधों की जड़ भूमि में अधिक गहराई तक जाती है, वे फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरा है एडवेंटिशियस या फाइबर रूटेड, द क्रॉप्स हुज रूट्स आर फाइब्रस, सेलो एंड स्प्रेडिंग इनटू द सोइल, इसके अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं फाइबर रूटेड में? जिनकी फसलें ऊपर उथली रहती हैं, भूमि के ऊपर एक जाल बना लेती हैं, वे फसलें इसमें फाइबर रूटेड क्रॉप्स में आती हैं। मतलब इनकी फसलें अधिक गहराई तक नहीं जाती, भूमि के ऊपरी सतह पर जाल के रूप में फैल जाती हैं इनकी जड़ें। इसमें कौन सी फसलें आती हैं? सीरियल क्रॉप्स, वीट, राइस, ईटीसी।
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक रूप से इम्पोर्टेंट के आधार पर क्लासिफिकेशन। पहला है कैश क्रॉप, ग्रोन फॉर अर्निंग मनी। कैश क्रॉप में कौन सी फसलें आती हैं जो कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए उगाई जाती हैं। इसमें कौन सी फसलें आती हैं, शुगर केन और कॉटन, यानी शुगर केन और कॉटन जो है एक कैश क्रॉप के उदाहरण है। फूड क्रॉप्स, ग्रोन फॉर रेजिंग फूड ग्रेन फॉर द पॉपुलेशन एंड फॉर्डर फॉर केटल। फूड क्रॉप्स में कौन सी फसलें आती हैं जो कि भोजन के रूप में प्रयोग के लिए उगाई जाती हैं और जिनका प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। ये फसलें आती हैं फूड क्रॉप्स में। एग्जाम्पल ज्वार, व्हीट, राइस, etc। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कोटिल्डोन, देखिए बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण। पहला है मोनोकोट्स और मोनोकोटिल्डोन। इसमें आती हैं एक बीज पत्रीय फसलें जिनका बीज एक बीज दल होता है, मतलब दो भागों में बट नहीं सकता। हैविंग वन कोटिल्डोन इन द सीड, यानी एक बीज पत्रीय फसलें आती हैं। एग्जाम्पल है ऑल सीरियल्स एंड मिलेट्स, जो अनाज और मोटे अनाज वाली फसलें हैं ये मोनोकोट्स होती हैं। दूसरा है डाइकोट्स या डाइकोटिल्डोन, ये फसलें जो द्विबीजपत्री होती हैं, मतलब इन्हें तोड़ने पर इनका बीज दो भागों में बट जाता है। क्रॉप्स हैविंग टू कोटिल्डोन इन द सीड, एग्जाम्पल आर लेग्यूम्स एंड पल्सेस। देखिए डाइकोट्स फसलों का उदाहरण है, सभी प्रकार की दालें होती हैं वो डाइकोट में आती हैं, अगर इनका बीज तोड़ने पर दो भागों में बट जाता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ फोटो पीरियड रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरल इनिटिएशन, देखिए अब जो है फोटो पीरियड जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। मतलब किसी भी पौधे को अपने प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है, उसके लिए कितने धूप की आवश्यकता होती है उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। मोस्ट प्लांट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, देखिए कई अधिकतर सभी प्लांट जो है दिन में या रात की में जितनी धूप मिलती है इसके आधार पर प्रभावित होते हैं। स्पेशली फॉर फ्लोरल इनिटिएशन, और मुख्यतः फूल बनने के समय पे ये सेंसिटिव होते हैं धूप के प्रति। मतलब इन लोगों को जब फूल बनने के समय जितनी अधिक धूप या कम धूप चाहिए पड़ती है वो पौधों की ग्रोथ को प्रभावित कर सकती है। द इफेक्ट ऑन प्लांट्स इज नोन एज फोटोपीरियोडिज्म, ये इफेक्ट जो है प्लांट्स पे फोटोपीरियोडिज्म के रूप में जाना जाता है। डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ फोटो पीरियड रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरल इग्निशन, देखिए इसमें आधार होता है जो है जब फूल बनते समय उनके पौधे के लिए कितना प्रकाश की आवश्यकता होती है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। पहला है शॉर्ट डे प्लांट्स, मतलब एन फ्लोवर इनिटिएशन टेक्स प्लेट व्हेन डेज आर शॉर्ट लेस देन 10 आवर्स। शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं इनके लिए कम से कम 10 घंटे की धूप की आवश्यकता होती है फ्लोवर स्टेज पे। देखिए अगर इससे कम में या ज़्यादा धूप मिलेगी तो इनके फूल सही से नहीं बन पाते हैं। ये फूल अगर अच्छे फ्लोवरिंग अच्छे से नहीं होगी तो फिर उसका बीज भी अच्छे से नहीं बन पाएगा, फली अच्छे से नहीं बन पाएगी, इसलिए इन्हें कम से कम 10 घंटों का प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसमें कौन सी एग्जाम्पल है, राइस, ज्वार, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम। दूसरा है लॉन्ग डे प्लांट्स, रिक्वायर लॉन्ग डे आर मोर देन 10 आवर्स फॉर फ्लोवर इग्निशन, देखिए इसमें फ्लोवरिंग के समय कम 10 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल है व्हीट, बार्ले। तीसरा है डे न्यूट्रल प्लांट्स, फोटो पीरियड डज नॉट हैव मच इन्फ्लुएंस फॉर फेज चेंज फॉर दीज प्लांट्स, देखिए फोटो पीरियड का जो है इसमें डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं, इसमें जो है फोटो पीरियड का कोई असर नहीं होता है। एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल डे न्यूट्रल प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं कॉटन और सनफ्लावर। देखिए डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं इन पर धूप की उपलब्धता का कोई असर नहीं पड़ता है, मतलब ये नहीं या कम धूप या ज़्यादा धूप मिले तो भी इनके प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल है कॉटन और सनफ्लावर। द रेट ऑफ द फ्लोवरिंग इनिटिएशन डिपेंड्स ऑन हाउ शॉर्ट और लॉन्ग इज फोटो पीरियड, देखिए किसी भी प्लांट की फ्लोवरिंग स्टेज पे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फोटो पीरियड का असर पड़ता है कि उसका फोटो पीरियड कितना लंबा या कम होता है, इससे उसका फ्लोवरिंग स्टेज प्रभावित होती है। देखिए अगर किसी प्लांट को जैसे शॉर्ट डे प्लांट है वो उसे अगर
उसे अगर उसके अनुसार ज़्यादा धूप मिल गई तो उसके फूल झड़ जाएंगे, या कोई लॉन्ग डे प्लांट है उसे अपने अधिक धूप नहीं मिली, उसे कम धूप मिली तो उसकी फ्लावरिंग स्टेज अच्छे से नहीं हो पाएगी, जिससे कि उसकी फल नहीं बन पाएंगे, इससे उसका प्रोडक्शन कम होगा। Shorter the day, more rapid initiation of flowering in short days plant. Longer the day, more rapid are the initiation of flowering in long day plants। देखिए मैंने बताया जैसा कि अगर शॉर्ट डे प्लांट को अधिक धूप मिली तो उसकी फ्लावरिंग स्टेज प्रभावित होगी, या लॉन्ग डे प्लांट हैगा तो उसे कम धूप मिली तो उसकी फ्लावरिंग स्टेज सही से नहीं हो पाएगी, जिससे प्रोडक्शन में हमें कमी आएगी। दोस्तों देखिए, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आने वाले समय जो भी BSc के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगी। आप जो भी BSc स्टूडेंट्स हैं जिनका लॉकडाउन के कारण सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है, मेरे चैनल के माध्यम से उनका सिलेबस कंप्लीट करवाने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग जो भी सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो उस सब्जेक्ट के नोट्स में आप लोगों को जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।